नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए लगातार लगे होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया जो बेहतरीन वर्ड्स थे। वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी इसके बाद जल्द से जल्द मैं लाने वाला हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजम्बल सेंटेंसेज इंग्लिश में नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों बता दूँ ये जो इंग्लिश का पैराजम्बल टॉपिक होता है दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। ठीक है ना। ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक्स माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आपकी वोकैबुलरी भी चेक हो जाती है, सेंटेंस को कितना आसानी से समझ सकते हैं ये भी चेक कर ली जाती है, साथ साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की कितनी समझ है। मोर ओवर कि आप जैसे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ से कितने कनेक्टेड हैं, कितनी सारी चीज़ जानते हैं, सभी बातें इसमें आ जाती हैं। यही कारण है कि पैराजम्बल्ड जितने भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं लाइक बैंक पीओ, क्लर्क, एसओ या फिर एसएससी प्री है या मेन है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, एनडीए, सीडीएस है और अब बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरह के आया करते हैं। कैट में देखा जाए तो इसका बोलबाला होता है। कैट हायर लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें ज़बरदस्त टेक्निक्स होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप कैट लेवल तक अगर पैराजम्बल लगाते हैं और अगर आपके सही होने लगते हैं तो ये माना जाता है कि आपको अब इंग्लिश अच्छे से आने लगी। सो दोस्तों पेश है सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजम्बल सेंटेंसेस जो कि बहुत यूज़फुल है बैंक, एसएससी, कैट, सीडीएस और एनडीए के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप सभी लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये डिस्कशन वीडियो है, साथ साथ में आपको हम बोर्ड पर भी कुछ वक़्त बताते रहते हैं। ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन दबा करके पर्सनलाइज्ड कर लें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें। ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको मालूम चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये जितना भी हमने बताया है टेक्निक्स कुछ बताई हैं और टिप्स बताई हैं, इसको अगर ध्यान से देखने के बाद में करोगे और कुछ क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए, आई होप आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सो दोस्तों अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है जिसमें बैंक का भी है, एसएससी का भी है। उसका ध्यान रख के आप क्या करिएगा, इसको ध्यान से देखिए, समझिए कैसे लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, कैसे थीम निकालते हैं और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर से दोस्तों क्या करना, सॉल्व करना कुछ क्वेश्चंस। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं दोस्तों सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में, आगे देखते हैं क्या है। तो ये बहुत यूज़फुल एसएससी, सीडीएस, एनडीए सबके लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इसको तैयार कर डालें क्योंकि ये एक रिवीजन भी माना जाता है। अगर आप पैराजम्बल या सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं तो आपको पूरे ग्रामर का रिवीजन हो जाता है, प्लस साथ साथ में आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी मेंटेन होती रहती है, नई नई आइडियाज़ आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट होता क्या है, इसका एक और नाम होता है सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेज या फिर इसको पैराजम्बल सेंटेंसेज भी बोलते हैं। ये कई टाइप का आता है, PQRS फॉर्म में आता है या फिर ABCD फॉर्म में आता है या फिर S1 S6 दिया रहता है, बीच में 4 सेंटेंस रहते हैं, उनको अरेंज करना रहता है। तो आपको यही देखना होता है सेंटेंस अरेंजमेंट होता क्या है दोस्तों। ये जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस जब कोई लिखते हो ना, सब्जेक्ट लिखते हो उसके बाद में वर्ब लिखते हो उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो वही उसी का ये है, समझ लो वहीं से निकला है, ये रूट है। यानी सब्जेक्ट पहले पता करो हमारा सब्जेक्ट मैटर पूरे सेंटेंसेस में क्या कह रहा है। ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर जो कह रहा होता है उसको ढूंढते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई गई हैं सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट की बातें रखते चले जाओ, वर्ब के साथ में वर्ब की बात रखते चले जाओ, ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट की बात रखते चले जाओ, एवरीथिंग विल बी इजी। दोस्तों ये इतनी बात तो आप आसानी से जानते होंगे। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे ही रोट आ लेटर, तो पहले ही लिखेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, रोट हो गया वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया ही। अब ही के साथ में कुछ और जोड़ दो, ही who is a writer writes a letter every day। तो ही who is a writer, who किसको कहा जा रहा है, ही को कहा जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन कर रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर जब आपको मिल जाए ABCD सेंटेंसेस में तो देखो इसके बारे में और कौन सा सेंटेंस बता रहा है उसके बगल में जोड़ते चले जाओ। फिर वर्ब की बात आएगी, वर्ब की बात वर्ब के साथ में रख दो, ऑब्जेक्ट की बात ऑब्जेक्ट के साथ में रख दो। ये केवल 3 पॉइंट्स में आपका कोई भी पैराजम्बल लो सॉल्व हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ आपके लिए नोट्स लिख दिया, इसको आप अपने
नोटबुक में लिख लें और पढ़ने के बाद में ये दोनों एक्सरसाइज नोट कर लेना और ये जो मैं नोट लिखा हूँ इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर से लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ने लिखा दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिफिकल्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। डिफिकल्ट भी हो, जो डिफिकल्ट होता है इंटरेस्टिंग भी होता है कि मैं अपने जो नॉलेज है जो पढ़ें उसका सही यूज़ कर पाएँ। इन फैक्ट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्ट। इस तरह के टेस्ट के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। ओनली साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर, कमांड ओवर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज, overall sense of composition and ability to understand logic ideas within the sentences can help you a lot। सो इसमें बताया गया है कि जो ग्रामर का अच्छा नॉलेज है आपका, हर तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर जो कमांड है, ओवरऑल सेंस कितना जल्दी समझ जाते हैं किसी पैराग्राफ का, क्या आइडियाज़ दी गई, वही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों इस पर आप वर्क करते रहिए और अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट के साथ में आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया, सब पर हेल्प मिलेगी अगर आप इसको करते रहते हैं। तो एक पजल टाइप का गेम है यार, इसको लगाते रहो, मज़ा आएगा आपको। चलो कुछ टिप्स बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ABCD या PQRS टाइप का कैसा भी दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एब्सोल्यूट थीम। एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसका थीम सोचते हैं कि भाई इकोनॉमी के बारे में, सोशल इशू के बारे में, या कोई इंडिपेंडेंट इशू उठाया गया है। इंडिपेंडेंट बोले तो जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, बाकी सभी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हों, जैसे कोविड-19, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड परेशान, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है ना, तो सभी लोग इसके इंडिपेंडेंट जो है इस पर डिपेंड हैं कि भाई ये कब ख़त्म होगा, कोई उपाय नहीं ढूंढ मिल रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है, कब बनेगी कुछ पता नहीं, कब सबको लगेगी कुछ पता नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वो चीज़ें होती है जो सबको अपने कब्जे में ले लेती हैं, लेकिन वो किसी के कब्जे में नहीं आती, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले सभी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसका थीम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब जब सभी सेंटेंसेस को पढ़ लिए तो हमारा देखिए कौन सा मेन मुद्दा है, किस नाउन की, किस मुद्दे के बारे में बात हो रही है, उस मुद्दे के बारे में, वो हो गया नाउन आपका। नाउन को नाउन से मैच करते जाओ, यानी नाउन आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर के बारे में और कौन कौन सा सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट के बगल में रखते चले जाओ। अब जानते हो नाउन अगर नहीं है सेंटेंस में तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन वाला भी फर्स्ट हो सकता है। तो प्रोनाउन, किस नाउन ने प्रोनाउन के बारे में बात कर रही, जिस भी नाउन ने प्रोनाउन के बारे में बात की गई है, इशू उठाया गया है, उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में सेंटेंसेस में और कहाँ बताया गया उसको से लिंक कर दो। अब देखो जो वर्ब है, यानी जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है बीच में आएगा, उस काम कितने तरीके का हो रहा है, उसके साथ में और कौन काम हो रहा है उसके बगल में लगा दो। आप क्या करते हैं, माइंड में PQRS ABCD बना देते हैं, सिक्वेंस और आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये आई होप आसानी समझ गए होंगे। अब देखते हैं जब आप जैसे बैंकिंग में होता है, SSC में चलो PQRS दे दिया, ऑप्शन दे दिया, लेकिन बैंकिंग में ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, या SSC मेन में भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो दिए रहते हैं बहुत क्लोज कर दिए जाते हैं, तो हमें पूरा करना ही पड़ता है। कुछ तो ऑप्शंस देख करके कर लिए जाते हैं और कुछ में बहुत लॉजिक लगता है मेंस वगैरह में। सो दोस्तों मैं पूरा डिटेल कर दिया हूँ, आप बैंक करो, SSC करो, NDA CDS कैट कुछ भी करो, सबके लिए दे दिया हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का माइंड में रखते हुए, प्लस क्या सब्जेक्ट मैटर करता है, सब्जेक्ट की बातें सब्जेक्ट के साथ में रखते चले जाओ, वर्ब की बातें वर्ब के साथ में रखते चले जाओ, ऑब्जेक्ट की बातें ऑब्जेक्ट के साथ में रखते चले जाओ। अब दोस्तों आपको पहला सेंटेंस अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कुछ फॉलो करेंगे। हमने नोट कर दिया, फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट कैन बी, रीअरेंजमेंट के बाद में पहला सेंटेंस कौन हो सकता है। पहला हो सकता है कोई प्रॉपर नाउन, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, राम, श्याम, ठीक है ना, जो भी नाम होता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन नहीं है तो कॉमन नाउन भी हो सकता है, जैसे कहते देयर वाज अ जॉबलेस मैन, जॉबलेस कैंडिडेट, जॉबलेस स्टूडेंट, ठीक है ना, या कंट्री, सिटी, इशू, ठीक है ना, ये सब क्या है जो गिनती के गिने जाते हैं 1 2 3 4, इनको कॉमन नाउन कहते हैं। तो एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, देयर वाज अ किंग, तो आ किंग हो गया कॉमन नाउन, यहाँ से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। या फिर कोई पुरानी स्टोरी बताई गई है, कोई पुरानी स्टोरी बताई गई है, ठीक है ना, कोई पुरानी अगर स्टोरी बताई गई है तो वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज वंस, इन अर्लियर डेज, इन लेट 1950 या द प्रीवियस ईयर एक्सेट्रा, यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है जो पुरानी बातें होंगी। सबसे पहले पास्ट की बात है, उसके बाद प्रेजेंट में आते हैं, उसके बाद फ्यूचर में जाते हैं, ये सीक्वेंस रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इनमें से इतना ढूंढने के बाद में पहले सेंटेंस आपको नहीं मिल रहा है तो इफ़ अबव आर नॉट अप्लीकेबल चेक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर ऊपर जो दिए गए हैं ये सेंटेंस अप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढिए। इंडिपेंडेंट जैसे हमने बताया था ना, जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए आप कर दो कि इतना बड़ा मान लो आपका हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया, इंडिया के अंदर इतना बड़ा हो गया यूपी, ठीक है ना, यूपी के अंदर इतना बड़ा छोटा सा हो गया LKO, ठीक है ना, LKO हो गया,
अब कहा जाए पूरा इंडिया एलकेओ के अंदर है, पूरा यूपी एलकेओ के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, नहीं, जबकि लखनऊ और यूपी इंडिया के अंदर है। तो इंडिया क्या हो गया, सबसे बड़ी वाली नाउन। ऐसा अपनी देशी भाषा में समझिए कि कई सारे प्रॉपर नाउन आ जाएं तो आपको देखना पड़ता है कि बड़ी वाली नाउन कौन सी है जो अपने अंदर बाकी सबको अपने अंदर रखती हो। तो जो मुद्दा अपने अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड करता होगा बाकी मुद्दों को, वो वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट, और वही होगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, जो बाकी मुद्दों को अपने अंदर समेट रहा हो, तो वो आपका होगा फर्स्ट सेंटेंस। और यही इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो लॉजिकल हो जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग वगैरह में, एसएससी मेन में यही सब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे फर्स्ट सेंटेंस। अब दोस्तों कैसा भी फॉर एग्जाम्पल क्यों ना हो, इतने में से ही पहला सेंटेंस आपका होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं बीच में जो आता है, या फिर लिखा है सम कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। सम कंट्राडिक्टरी वर्ड्स में क्या होते हैं, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स क्या होते हैं, विरोधाभासी शब्द। क्या होते हैं, विरोधाभासी शब्द, विरोधाभासी शब्द, विरोधाभासी शब्द। ठीक है ना, विरोधाभासी शब्द होते हैं, तो इनको विरोधाभासी शब्द लिख दीजिए। यानी जो विरोध करते हैं किसी मुद्दे का, कोई मुद्दा उठाएगा उसको विरोध करने के लिए जो लिए जाएंगे, जिसे कहा जाता है हाउएवर। हाउएवर होता है जबकि, हाउएवर क्या होता है, जबकि। ठीक है ना, हाउएवर जबकि या फिर भी इस सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाउएवर या जबकि, फिर भी या जबकि, जबकि या फिर भी इस सेंस में यूज़ किया जाता है हाउएवर। ठीक है ना। दो आल्दो जानते हो यद्यपि होता है, इसका मतलब यद्यपि होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है ना। और इसके बाद में बात करते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद ऐसा हो गया। डिस्पाइट हैवी रेन ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है ना। दे वेंट स्विमिंग इन स्पाइट ऑफ कोल्डनेस ऑफ वाटर, यानी कोल्डनेस ऑफ वाटर के बावजूद वो तैरने गए। तो इस तरह के बावजूद आता है। कंट्ररी मतलब दोस्तों होता है ये कंट्ररी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे देखा है बैंकिंग में, एसएससी में कंट्ररी वर्ड्स कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ध्यान रखें, कंट्री अगेंस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका मतलब होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध या प्रतिकूल जाते हुए, के विरुद्ध। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, बट मतलब लेकिन, एक पॉजिटिव, ये सब क्या करते हैं, एक पॉजिटिव, ऐसे कोड बना लो, एक निगेटिव बातों को जोड़ने के लिए आते हैं। तो जब कोई पॉजिटिव मुद्दा उठाया गया तो उसका विरोध करने के लिए आएगा, और जब कोई नेगेटिव मुद्दा है तो उसके पॉजिटिव में कुछ बोलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव साथ में जोड़ करके, जैसे बल्ब जलता है तो एनोड और कैथोड को जोड़ करके जला दिया जाए तो प्रकाशमय हो जाती है दुनिया, लाइट जल जाती है। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ बैलेंस बना करके पैराजम्बल में चलना होता है, तो आसानी से आप कर ले जाओगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये बीच में कहीं आएगा, और ये नोट में हमने ये भी लिख दिया, नोट कर लीजिएगा। ये सभी वर्ड्स उस सेंटेंस के ठीक बाद आएंगे जिसके विपरीत कुछ कहेंगे, जिसके विपरीत में कुछ कहते हैं उसके ठीक बाद में आएंगे। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, या फिर जिस बात का ये परिणाम बता रहे होंगे, रिजल्टिंग वर्ड्स हैं, इनको रिजल्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टिंग वर्ड्स, रिजल्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं इनको। ठीक है ना, क्योंकि ये परिणाम सूचक हैं, रिजल्ट को बताते हैं। हैंस मतलब अतः, दस अतः, सो दैट इसलिए, सो या देयरफॉर मतलब इसलिए, एट लास्ट अंत में, फाइनली मतलब अंत में, कंक्लूजन मतलब अंत में। और कोई स्टोरी है तो अंत में समवन रियलाइज लर्नड न्यू, कोई चीज़ जाना या सीखा, नया लेसन। ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। ठीक है ना। सबसे पहले सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है, उसका थीम सोचना है और लिंक करना है और फटाक से आंसर दे देना है। अब दोस्तों आ गया एक्सरसाइज, हम ले लेते हैं कुछ और आपको समझाते हैं उसमें। ये एक्सरसाइज 1 है, एसएससी सीजीएल प्री 11 अगस्त 2017 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, और बहुत अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ से आप सीख सकते हो, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बताया, उसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पढ़ने के बाद में लिंक करने की कोशिश करिएगा, और कोई भी डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट हमारे वीडियो में करिएगा। जो भी है मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा, अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है ना, या फिर व्हाट्सएप नंबर हमने दिया भी था, और जो लोग नहीं नंबर जानते हो तो नोट भी कर सकते हैं, 9838677556। ठीक है ना, ये नंबर है। अगर किसी को डाउट हो तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने कहा कि सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं। पी की वारे फॉर्म में दिया है और ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि जानते हो एसएससी प्री में ऐसे आया करता है, चाहे CHSL दो, MTS दो, या CGL दो, SCRA दो, CDS दो, NDA दो, इस तरह का आता है। इसमें कैट में भी इसी तरह का आता है, और लेकिन कैट में बैंक और एसएससी दोनों तरह का आता है। ऐसे एसएससी मेन में पी की वारिस भी आता है, ABCD बैंकिंग पैटर्न पर भी आता है। ठीक है। तो पहला सेंटेंस दिया गया है, व्हेन द गेम ऑफ लाइफ। देखो कंडीशन, व्हेन होता है जानते हो सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन, जबकि
ये तो एक कंडीशनल वर्ड हो गया, इसलिए पहले नहीं आ सकता, पहले किसी बात में तो कंडीशन लगेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है द गेम आ गया, द गेम ऑफ लाइफ, लाइफ के गेम की बात हो रही है, इज फाइनली ओवर। देखो दोस्तों फाइनली आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो फाइनल जानते हो, फाइनली ओवर, तो ये अंत में आ सकता है, रिजल्टिंग वर्ड दे रहा है, इसलिए पहले नहीं हो सकता। देयर इज नो सेकेंड चांस टू करेक्ट आवर एरर्स, यानी जब हमारी लाइफ का गेम ओवर हो चुका होता है तो कोई दूसरा चांस नहीं मिलता है इसको सही करने का। ये लिखा है कि वाला टाइम इज द ग्रेटर, टाइम क्या लिखा है, टाइम इज द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड। देखो ऑल मैनकाइंड, सभी क्या हो गए, मानव जितने हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब लोग इसमें आ जा रहे हैं। और लाइफ में कोई गलतियां कौन करता है, मानव करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रहा है। टाइम इज द ग्रेटर, ये आपका सब्जेक्ट मैटर कर रहा है, जैसे हमने बताया था पिछले के आधार पर, जो अब रूल्स बताए उनके आधार पर, तो टाइम ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। फिर टाइम ऑफर्स, देखो यहाँ पर टाइम क्या करता है, होता है क्या, ऑफर करता है, ये तो वर्ब हो गया, तो बीच में आएगा। टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी बट डिमांड्स ए सेंस ऑफ रिगार्ड, अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन सेंस ऑफ रिगार्ड को की डिमांड करता है कि आप सेंस अपना लगाएं। इट, देखो दोस्तों आ गया, इट आ गया, तो ये तो पहला हो ही नहीं सकता है, तो प्रोनाउन आ गया है, टाइम एक टाइम के लिए प्रोनाउन इट यूज किया गया है। इट हैज़ टेकन अवे द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ एज विदाउट रिगार्ड ऑफ आइदर, बिना किसी का कुछ देखे हुए हमारा सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों लेता है, ठीक है ना। तो क्या लेता है, कौन लेता है, टाइम लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कौन सा हो गया, टाइम इज़ द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड। आप जैसे जाने कि क्यू वाला आपका फर्स्ट होगा, आप चारों ऑप्शन देखिए क्यू कहाँ आ रहा है, ये पहले में आ गया, आंसर आपका हो गया। तो ये तो समझा रहा था मैं, आप तुरंत जैसे देखोगे नज़र पड़ेगी क्यू वाला होगा, बट टिक कर दोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन दोस्तों अगर आपको डाउट आ रहा है, मान लो डिफिकल्ट केसेस हो गए, तो टाइम इज़ द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड लिखा हुआ है, उसके बाद में देखो इससे किससे मैच किया जाए, क्योंकि बाद में अब टाइम नाउन हो गया तो प्रोनाउन आएगा। इट हैज़ टेकन अवे द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ अस विदाउट रिगार्ड ऑफ आइदर, ये बेस्ट और वर्स्ट दोनों लेता है, तो ऐसा आना चाहिए इसके बाद में यार। अब टाइम क्या करता है, टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, बट डिमांड से सेंस ऑफ रिगार्ड, ये वर्ब वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में क्या गया बचा, व्हेन द गेम ऑफ लाइफ इज फाइनली ओवर, ये रिजल्ट दे रहा है, देयर इज नो चांस टू करेक्ट आवर एरर्स। सो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, QSRP, इट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। समझ रहे हैं ना, अपने आप से बोल दो, समझ रहे हैं, आ गया ना, कितना आसान होता है, देखो चुटकियों में आप सॉल्व कर डालोगे, वैसे को सॉल्व करके देख लो, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। लेकिन बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो कुछ थोड़ा सा इजी भी था, और लॉजिकल क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। इसके बाद में पार्ट 2 आ रहा है पैराजम्बल का, उसमें आपको पूरा माइंड लगाना है, ये बिगनिंग है, और फिर भी हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो इसको देखिए ध्यान से और आप अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला, हम सेंटेंस देखते हैं। अगला है एक्सरसाइज 2, जो कि बैंकिंग पैटर्न पर हमने लिया है, ठीक है ना, और एसएससी मेन में भी ऐसे पूछे जाते हैं, बैंकिंग पैटर्न और एसएससी मेन में दोनों में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों ये लिखा है ABCDE पैटर्न में दिया गया है, और इसको आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो लिखा है अब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स, अदर पेरेंटल फिगर्स लिखा है, अदर पेरेंटल फिगर्स लिखा है। अब्सेंस क्या, अब्सेंस जो अनुपस्थिति है ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स इन द फैमिली हैज वर्सनड द सिचुएशन, सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। जानते हो तो बैड एडजेक्टिव होता है, उसका कंपैरेटिवली रिवर्स होता है, सुपरलेटिवली रिवर्स्ड होता है। लेकिन अगर वर्स में ईएन लगा दिया तो वर्सन तो ये वर्ब हो जाता है, क्रिया हो जाता है, वर्सन खराब कर रहा है, हैज वर्सन खराब कर चुका है द सिचुएशन। तो ऑप्शंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स, अदर पेरेंटल फिगर्स की जो उपस्थिति एब्सेंस है वो फैमिली की सिचुएशन को और ख़राब कर चुका है। बी नंबर सेंटेंस है ड्रग अब्यूज़, क्या, ड्रग अब्यूज़ किसमें, अमंग यंगस्टर्स सीम्स टू बी ऑन द इंक्रीज। ड्रग अब्यूज़ जो है यंगस्टर्स में ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दा हो सकता है दोस्तों। देखो पढ़ते हुए अब अगर आप कुछ सॉल्व किए हो, क्योंकि मैं बहुत सारे सॉल्व किया हूँ अपनी क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में डिस्कशन बहुत सारे कराया हूँ, ठीक है ना, कई जगह पर क्लास दिया है, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में, राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, ठीक है ना, ये सब कई जगह, गोरखपुर, कई जगहों पर क्लास देने के बाद में ये सब पूरा बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि यही सब करके सिलेक्ट हुए हैं, और वो पूरा अनुभव लगा के आपको समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप बात को समझेंगे, और हम लोग अपने एक्सपीरियंस से वही चीज़ें बताते हैं जो आपके काम आए, फालतू की रबिश चीज़ें नहीं उठा के कुछ भी कर दूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं भी कुछ वीडियोस की हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई थी या कुछ ख़राब हो गई, लेकिन उस पर कोशिश मेरा जारी है, क्योंकि ऑनलाइन में पहले ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था, लेकिन अब इतने दिन से बैठा हूँ तो कुछ हेल्प हो, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें लगे कि आप लोग भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो ड्रग अब्यूज़ अमंग यंगस्टर सीम्स टू बी ऑन इंक्रीज, ड्रग अब्यूज़ ऐसा लगता है बढ़ता जा रहा है, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। अब द नीड फॉर, देखो द नीड आ गया,
ये इसका मतलब दाद लगाते हो जब किसी बात की पहले कुछ बात हो रही होती है, दोबारा से आता है तब दा लगता है। द नीड फॉर मैनी मदर्स, मदर की बात हो रही है जबकि इसमें पेरेंट में दोनों आ रहे थे तो बड़ा तो यही होगा। माई मदर्स टू वर्क हैज़ पुट एन एडिशनल क्लेम ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो मदर्स को क्या करना, अपने काम में कुछ एडिशनल काम रखना पड़ता है कि बच्चों के लिए निकाला जाए, समय निकालने के लिए और समय देना पड़ता है। डी नंबर में ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, बिखर जाना। ब्रेक डाउन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, यानी जो बड़ी फैमिली थी वो जो बिखर गई, इधर उधर हो गई, दादा दादी कहीं है, माता पिता कहीं और है, भाई बहन कहीं और है, ठीक है ना, सब अलग अलग बिखर गए। हैज़ पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन पेरेंट्स, ये क्या किया है, ये मुद्दा उठा के पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है। साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिस्ट जो हैं मनोवैज्ञानिक लोग हैं, एट्रीब्यूट प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। दिस, देखो दिस आ गया, तो दिस जानते हो प्रोनाउन होता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, किसी को इशारा करने के लिए। पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, पास में बहुत सारे हैं तो दिस, दूर बहुत सारे हैं तो दोज। तो दिस किसी को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है, इसलिए पहले नहीं आ सकता। साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट टू दिस, यानी नाउन या इंडिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है। दिस टू द ग्रोइंग अलाइनेशन, अलाइनेशन मतलब होता है थोड़ा सा रिफ्ट टाइप का या मनमुटाव टाइप का या एंगर टाइप का, ठीक है ना, इसको लिखते हैं रिफ्ट या मनमुटाव, आप लिख लीजिएगा मनमुटाव या गुस्सा या ना कहना, ना मानना, विरोध करना माता पिता बड़ों की आज्ञा का, तो ये हो जाता है। अब द न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, नई जनरेशन में जो है, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं माता पिता से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है तो कहना नहीं मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा फर्स्ट होगा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका मुद्दा एक ही उठ रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला फर्स्ट नहीं होगा, अदर आ गया है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। माइनी मदर्स पोटेंशियल क्लेम ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, द नीड, ये भी नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स आ गया है तो मदर से फर्स्ट होगा नहीं। और फिर यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली का ब्रेक डाउन हो रहा है तो पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है, ये भी कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है ना। साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दिस, इसको एट्रीब्यूट करते हैं तो एक मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है कि ड्रग अब्यूज अमंग यंगस्टर्स सीम्स टू बी ऑन द इंक्रीज, ये आपका मुद्दा हो जाएगा, इसलिए आपका बी वाला हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। बी वाला क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब बी को देखो फॉलो कौन कर रहा है, ड्रग अब्यूज अमंग यंगस्टर्स सीम्स टू बी एन इंक्रीज, यानी सीम्स प्रतीत होता है, क्या हो रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है या ऐसा, ये लेखन पूरा लेखा जोखा कौन तैयार करके देगा, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं दिस किसके, ड्रग अब्यूज अमंग यंगस्टर्स को दिस कहा गया है, ड्रग अब्यूज के लिए दिस आया है यहाँ पर। साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दिस टू द ग्रोइंग अलाइनेशन ऑफ द न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो अलग अलग दूरी पर रह रहे हैं बच्चे, उस कारण से भी ऐसा हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट का मानना है। तो बी के बाद में ई आएगा क्योंकि ई उसको सपोर्ट कर रहा है। ई के बाद में आप लगा दो अलग अलग क्यों रह रहे हैं, वही अलग अलग से जो अलाइनेशन हुआ है ना, यानी ये साइकोलॉजिस्ट ग्रोइंग अलाइनेशन, यानी जो मनमुटाव है, ठीक है ना, जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मनमुटाव होगा तो क्या होगा, दूर जाएंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से जो ब्रेकडाउन यानी जो अलगाव हो रहा है, दूर जा रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, हैज़ पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द पेरेंट्स, पेरेंट्स पर और ज़्यादा बर्डन बढ़ा दिया, इसलिए डी रखा जाए इसके बाद में। डी के बाद में क्या बचा, द नीड फॉर मैनी मदर्स, अब पेरेंट्स तो बाहर काम करने, फादर बाहर काम करने चले जाएंगे तो मदर ही बचेंगी। द नीड फॉर मैनी मदर्स टू वर्क हैज़ पुट एन एडिशनल क्लेम ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सी के बाद में बचा क्या, अब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स, अदर पेरेंटल फिगर्स से दादा दादी और सब हैं, वो सब जो अब्सेंस है उनकी अनुपस्थिति है, ठीक है ना, इन द फैमिली हैज़ वर्सेंड द सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। सो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला रखा जाए फर्स्ट और ई वाला रखा जाए सेकेंड, ठीक है ना, डी वाला रखा जाए थर्ड और सी वाला रखा जाए फोर्थ और ए वाला रखा जाए फिफ्थ, ठीक है। आई थिंक आसानी से आप समझ जाओगे, ऐसे लिंक करते जाओ और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में ढूंढा, आप इसको लिंक किया, मुद्दे को लिंक करते गए और आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के दोस्तों आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसको सीखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट पैराजम्बल पार्ट 1। अप्लाई योर सेल्फ इन प्रैक्टिसिंग हार्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और लगातार आपको मेहनत करके 100-150 कर डालिए। मीट यू अगेन विद सम एडवांस लेवल एक्सरसाइज इन पार्ट 2। इसके बाद में पार्ट 2 दोस्तों लेकर के आऊँगा, जिसमें कुछ एडवांस लेवल के बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे जो बैंक पीओ मेंस में आते हैं, सीजीएल मेन भी आ जाते हैं, करीब 5 to 6, 7, 8 सेंटेंसेस तक आ जाते हैं, इनको लेके आता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, कीप लर्निंग।